हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समावेशी शिक्षा, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सीटेट के एग्जाम में और विभिन्न प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए आइए देखा जाए कि ये तीनों किस प्रकार से अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में और विभिन्न प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में आने वाले प्रश्नों के लिहाज से कितने इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन किसे कहा जाता है और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात क्यों हमेशा की जाती है। देखिए, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, देखिए यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सभी बच्चों, चाहे उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या सांस्कृतिक परिस्थितियां कोई भी हो, समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। देखिए, इसमें देखा जाता है कि देश के सभी बच्चों को एक ही प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध की जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, चाहे किसी भी समाज से संबंधित हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे दिव्यांग हो, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति चाहे जैसे भी। इसका मतलब कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा और उसका अवसर प्रदान किया जाए। देखिए, यह शिक्षा का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो विविधता का सम्मान करता है और सभी छात्रों की अनूठी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। यदि इसमें कहा जा रहा है कि अपने देश में विभिन्न प्रकार के बच्चों की जो विविधताएं हैं उसका इसमें रेस्पेक्ट किया जाता है और उनकी जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान करने का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है। अब इसके देखिए मुख्य सिद्धांत क्या क्या है। मुख्य सिद्धांत देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए समानता और समावेश की बात की गई, यानी सभी बच्चों को समान अधिकार और अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यह इसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। दूसरा देखिए भिन्नताओं का सम्मान, यानी छात्रों की भिन्न क्षमताओं और आवश्यकताओं को पहचान कर उन्हें सम्मान देना है। यानी विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर पढ़ने, लिखने, सोचने, समझने, कार्य करने की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। तो उन सभी क्षमताओं का इसमें क्या कहा जा रहा है कि पहचानना है और उनको उसकी प्रकार सा सम्मान देते हुए उनको शिक्षा प्रदान करना। सामान्य विद्यालयों में शिक्षा, देखिए बच्चों को विशेष विद्यालयों के बजाय मुख्य धारा के विद्यालयों में शिक्षा देना। कहा जा रहा है कि बच्चों को अलग अलग तरह के विद्यालयों में शिक्षा न देकर बल्कि उनको सामान्य विद्यालयों में ही उनको बेहतर शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। फिर देखिए अगला कहा जा रहा है सहयोग और सामुदायिक भागीदारी। कहा जा रहा है कि अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय का सक्रिय योगदान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यानी जिस क्षेत्र में यदि कोई विद्यालय है तो वहां के शिक्षक, वहां के आसपास के लोग और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके गार्जियन, वो सभी लोग मिलजुल कर उस क्षेत्र की जो शिक्षा व्यवस्था है, विद्यालयों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगला देखिए अवरोधों का उन्मूलन किया जाना चाहिए। यानी इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में आने वाली जो कुछ भी समस्याएं हैं उनको देखिए, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, सबको दूर किया जाना चाहिए। यानी इस प्रकार की समस्या बच्चों की शिक्षा में नहीं आनी चाहिए। इस देखिए समावेशी शिक्षा का लाभ क्या क्या है। देखिए इससे सामाजिक समरसता आती है, यानी समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग के लोग, विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जिससे उनके बीच में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की विविधता होती है। तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से देखिए उस विविधता को समझने और स्वीकारने का अवसर मिलता है। यानी एक विद्यालय में जब विभिन्न वर्ग, विभिन्न प्रकार के बच्चे आएंगे तो एक दूसरे को देखेंगे, उससे वो लोग सीखेंगे, इससे उनको बहुत अच्छा अवसर मिलता है और उनके ज्ञान का विकास।
दूसरी देखिए लाभ इसका समान अवसर, यानी सभी बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार मिलता है इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से। यानी जो सामान्य वर्ग के बच्चों को, सामान्य रूप से रहने वाले बच्चों को शिक्षा व्यवस्था मिलती है, वही विशेष प्रकार के बच्चों को भी मिलती है, वंचित बच्चों को भी मिलती है। तो उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। देखिए इससे समाज के प्रति जागरूकता भी आती है। देखिए बच्चों में समानता, सहयोग और करुणा के मूल्य विकसित होते हैं। जब देखिए विभिन्न प्रकार के बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ेंगे तो उनमें आपस में सहयोग की भावना होगी, आपस में बहुत अच्छा मेल जोल होगा, उनमें समानता की भावना विकसित होगी और उनके अंदर करुणा के मूल्य भी विकसित होंगे। दूसरी चीज देखिए अगली, अधिकारों की पूर्ति होती, यानी यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य का समर्थन करता है। यानी इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से अपने देश के सरकार के द्वारा जो राइट टू एजुकेशन लाया गया है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन सबकी भी पूर्ति इसके द्वारा होती है। अब देखिए इसकी समस्याएं और चुनौतियां, समस्याएं और चुनौतियां। तो देखिए सबसे पहले समस्याएं क्या क्या हैं कि शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण। देखिए इस प्रकार की समस्या आप लोग कई बातों को पढ़ते समय देख रहे हैं कि अपर्याप्त मात्रा में शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। देखिए आजकल अपने देश में शिक्षा व्यवस्था को इतना गड़बड़ कर दिया गया है और खास करके शिक्षकों के प्रशिक्षण का, कि लोग प्रशिक्षण संस्थानों में केवल एडमिशन करा लेते हैं, कभी उन शिक्षण संस्थानों में नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार के जब लोग टीचर बन के किसी स्कूल में जाएंगे तो बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे इसका अनुमान आप ही लगा सकते हैं। तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि कितने जो शिक्षक हैं अपने देश में पर्याप्त रूप से बेहतर तरीके से प्रशिक्षण प्रदान प्राप्त नहीं करते हैं। ज्यादातर देखिए विभिन्न प्रकार के विद्यालयों, महाविद्यालयों में देखिए 100 की संख्या है तो वहां विद्यालय में प्रशिक्षण लेने वाले स्टूडेंट जो हैं 25 से 30% ही होते हैं। बाकी 70 से 75% स्टूडेंट वहां प्रशिक्षण के लिए जाते ही नहीं है। वो घर बैठे पैसे के माध्यम से डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, तो वो कहां से प्रशिक्षित हो पाएंगे। संसाधनों और सुविधाओं की कमी। अब देखिए इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संसाधन और सुविधाओं की बहुत कमी देखी जाती है, जिसकी वजह से समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं होता। सामाजिक पूर्वाग्रह और असंवेदनशीलता भी होती है। समाज में बहुत सारी ऐसी रूढ़ियां हैं, बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं जो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में बाधा डालते हैं। लोगों को लगता है कि यदि बच्चा कोई विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसको पढ़ाने से क्या होगा या क्या करेगा पढ़ के, तो इस प्रकार की भावनाएं होती हैं। कुछ लोगों के मन में ऐसा होता है कि लड़कियों को ज्यादा शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको ज्यादा शिक्षा देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनको करना घर का काम ही है। तो ये सारी बहुत सारी रूढ़ियां हैं समाज में, जिससे इस प्रकार के लक्ष्य को पूरा करना आसान नहीं है। फिर देखिए पाठ्यक्रम का लचीला न होना, यानी विभिन्न प्रकार के जो ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो लचीले नहीं है, यानी उसमें बहुत कठोरता है, जिससे बच्चे आसानी से उस चीज को पढ़ और समझ नहीं पाते हैं। बिना शिक्षक के मदद के या बिना किसी मार्गदर्शक के वो उन चीजों को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते। अब देखिए इन सब चीजों का जो समस्या है उसी का समाधान है। समाधान देखिए क्या है। सबसे पहले शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जब शिक्षक अच्छे तरीके से प्रशिक्षित रहेंगे तभी वो विद्यालय में बच्चों के साथ समावेशी व्यवहार करेंगे, नहीं रहेंगे तो उस चीज को वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे। स्कूलों में देखिए शारीरिक अवरोधों को दूर करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी विद्यालय में दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं तो उनको जो चीजें, बुनियादी चीजें जरूरी हैं उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगर बच्चा कोई दिव्यांग है, उसको अगर सीढ़ी पे चढ़ना है तो उसको उसी प्रकार की व्यवस्था दी जानी चाहिए। यदि बच्चे को पानी पीने जाना है तो नलों का जो हाइट है उसको नीचे किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की दीवारों पे देखिए अलग अलग तरह की पेंटिंग की जानी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के रूप में उपलब्ध की जानी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि सभी प्रकार के बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिलती है।
देखिए, समावेशी पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री का विकास किया जाना चाहिए, यानी शिक्षण सामग्री भी समावेशी होनी चाहिए, तभी समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जागरूकता अभियान और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समय समय पर देखिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए और समुदाय को भी भागीदार बनाया जाना चाहिए, यानी शिक्षा व्यवस्था में उस समुदाय को, जहां पर विद्यालय है, उसको भागीदार बनाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में, प्रोग्रामों में उनको आमंत्रित किया जाना चाहिए। गार्जियन और टीचर मीटिंग की जानी चाहिए, जिससे उनकी भागीदारी बेहतर होगी, तब जाके इस प्रकार के समावेशी लक्ष्य को प्राप्त करना आसान होगा। नहीं तो इसके मार्ग में जो बाधाएं हैं इसी तरह से आती रहेंगी, तो समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं हो पाएगा। देखिए, अब देखिए जो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य न केवल सभी बच्चों को समान अधिकार देना है, बल्कि समाज में समरसता, समानता और सामूहिक विकास को भी बढ़ावा देना। यानी इसका लक्ष्य केवल यही नहीं है कि बच्चों को केवल समान रूप से पढ़ा लिखा के छोड़ दीजिए, उनके अंदर समरसता की भावना, समानता की भावना और सामूहिक विकास की भावना को बढ़ावा देना भी इसका लक्ष्य है। अब देखिए आते हैं आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995, यानी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, यानी राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995। अब देखिए यह जो एक्ट है भारत में विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान करने, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने, उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से लाया गया था। इसको देखिए द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट के नाम से पारित किया गया था। यानी इसका फुल फॉर्म बहुत बड़ा है, तो इसको शॉर्टकट में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस एक्ट की देखिए मुख्य विशेषताएं क्या है। इसमें देखिए सबसे पहले विकलांगता को परिभाषित किया गया, यानी कैसे लोगों को विकलांग या दिव्यांग माना जाएगा। इसमें देखिए 7 प्रकार की विकलांगता या दिव्यांगता की पहचान की गई है और उसे मान्यता दी गई है। सबसे पहले देखिए नेत्रहीनता को दिव्यांगता या विकलांगता की श्रेणी में शामिल किया गया है। कम दृष्टि वाले बच्चों को शामिल किया गया है। कुष्ठ रोग से पीड़ित जो बच्चे हैं उनको शामिल किया गया है। सुनने में कठिनाई वाले जो बच्चे हैं उनको शामिल किया गया है। गतिशीलता में अक्षमता यानी चलने फिरने में जो अक्षम है उनको शामिल किया गया है। मानसिक रूप से जो दुर्बल है, जो थोड़ा सा मंदबुद्धि टाइप के हैं, उनको शामिल किया गया है। और विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों से ग्रसित बच्चों को शामिल किया गया। यानी इसमें कुल 7 प्रकार की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को मान्यता प्रदान की गई है। शिक्षा देखिए, इसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। विशेष स्कूलों और समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात की गई है, यानी जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष प्रकार के स्कूल खोले जाएं और समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। रोजगार में देखिए क्या किया गया है। सरकारी नौकरियों में इस प्रकार के बच्चों को 3% का आरक्षण दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए देखिए रोजगार, प्रशिक्षण और सुविधाएं अलग से प्रदान की जाएंगी। सुगम्यता यानी एक्सेसिबिलिटी के लिए देखिए क्या किया गया है। सार्वजनिक भवनों, परिवहन और सड़कों को विकलांग अनुकूल बनाने के कई उपाय किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। देखिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता के लिए उपकरण, सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की गई हैं। समान अवसर दिया गया है, यानी विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। अब देखिए ये तो था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। बाद में देखिए इसमें संशोधन करके 2016 में इसके जो दायरे को और भी विस्तृत किया गया। और देखिए इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं। देखिए 1995 के अधिनियम को अधिक समावेशी और व्यापक बनाने के लिए 2016 में इसे संशोधित किया गया। यह अधिनियम 14 अप्रैल 2017 से लागू हुआ।
इसमें देखिए जो विकलांगता की परिभाषा थी, यानी 1995 वाले एक्ट में 7 प्रकार की श्रेणियों को विकलांगता में शामिल किया गया था। अब इसमें देखिए विकलांगता की परिभाषा को बहुत ब्रॉड कर दिया गया है और इसको विस्तृत करके 21 भागों में बांट दिया गया, जिनमें देखिए जो शामिल श्रेणियां हैं देखिए वो कौन कौन सी हैं। देखिए इसमें अंधापन, दृष्टिबाधित, कुष्ठ रोग से पीड़ित, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्तिष्क पक्षाघात, श्रवण हानि, लोकोमोटर विकलांगता, लोकोमोटर का मतलब वही चलने फिरने वाले। उसके बाद देखिए बौद्धिक विकलांगता, मानसिक बीमारी, फिर देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, जीर्ण तंत्रिका संबंधी, विशिष्ट लिखने की अक्षमता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, भाषण या भाषा संबंधी विकलांगता। उसके बाद देखिए थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है, हीमोफीलिया से भी पीड़ित बच्चों को, सिकल सेल रोग से, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले बच्चे, सेरिब्रम पाल्सी वाले और पार्किंसंस रोग वाले। यानी देखिए इसके दायरे को बहुत व्यापक कर दिया गया। अब देखिए दूसरी चीज में क्या की गई है, कानूनी अधिकार और संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी विकलांग व्यक्तियों को समानता और गरिमा का अधिकार प्रदान करने की बात कही गई है। किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया, यानी इन प्रकार के बालकों के साथ यदि किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो उनके लिए कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षा देखिए क्या कही गई है, विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सामान्य और विशेष स्कूलों के बीच बेहतर समन्वय बनाने की बात की गई है। रोजगार देखिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण की बात कही गई है, वहां देखिए 3% कहा गया था, यहाँ 4% किया गया है। सुगम्यता देखिए किस प्रकार की गई है, 2022 तक सभी सार्वजनिक भवनों और सेवाओं को पूरी तरह से विकलांग अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा गया। यदि किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में यदि दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए जो चीजें अनुकूल होती हैं उन सब चीजों को वहां उपलब्ध किया जाना चाहिए और उसका लक्ष्य 2022 तक का रखा गया। डिजिटल शिक्षा और संचार साधनों को भी उन बच्चों के लिए उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई। देखिए अगला चीज है पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा। देखिए इस प्रकार के बच्चों के लिए पुनर्वास सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। दंडात्मक देखिए प्रावधान किए गए हैं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया। अब देखिए इन दोनों एक्ट के बीच के जो कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं उनको शॉर्टकट में इस प्रकार से भी देख सकते हैं। देखिए एक तरफ विशेषताएं हैं, फिर ये अधिनियम 1995, अधिनियम 2016। देखिए इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो अंतर है वो क्या क्या। विकलांगता की श्रेणी देखिए यहाँ पर 7 थी, यहाँ 21 कर दी गई है। आरक्षण देखिए सरकारी नौकरियों में इसमें 3% दिया गया था, इसमें 4% कर दिया गया है। इसमें देखिए सुगम्यता के लिए सीमित प्रावधान थे, इसमें प्रावधानों को व्यापक कर दिया गया है और समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। दंड का प्रावधान देखिए इसमें नहीं था, इसमें देखिए उल्लंघन पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है, यानी इनसे संबंधित जो कानून है उनका उल्लंघन यदि कोई करता है तो उसको जुर्माना भी हो सकता है, दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, आप देखिए इस प्रकार से निष्कर्ष क्या निकल के आया कि 1995 के अधिनियम ने विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा में शामिल करने की नींव रखी, यानी एक तरह से उसने बेस के रूप में कार्य किया और बाद में 2016 की नीति ने उसको बहुत विस्तार दिया। देखिए 2016 अधिनियम ने इसे अधिक व्यापक और समावेशी बनाते हुए विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सशक्त बनाया। इन दोनों अधिनियमों ने विकलांगता व्यक्तियों को समानता, गरिमा, स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका नतीजा है कि विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्ति भी कई कार्यों में शामिल हो रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, जीवन में बेहतर कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के देखिए जो खेल होते हैं, पैरालंपिक खेल, जिसमें बच्चे या व्यक्ति दुनिया में जाकर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जिससे अपने देश का नाम होता है। अब देखिए आते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा।
बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसा शिक्षण दृष्टिकोण है जिसमें बच्चे को शिक्षा का केंद्र माना जाता है, यानी इसमें बच्चे को केंद्र मानकर उसी की आवश्यकता, उसी की रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। देखिए इसमें बच्चों की रुचि, क्षमता, जरूरतों और जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। देखिए यह दृष्टिकोण बच्चों के समग्र विकास यानी बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक पर जोर देता है, यानी इसका जो कहा जाए कि सर्वांगीण विकास इसका लक्ष्य होता है। अब देखिए बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या है। सबसे पहले देखिए बच्चे को शिक्षा का केंद्र मानना, यानी यह शिक्षा प्रणाली जो है सबसे महत्वपूर्ण जोर क्या देती है कि बच्चों को केंद्र माना जाए और उनकी आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण दिया जाए। सीखने का व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जाए, यानी प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति और शैली अलग अलग होती है और उनको उन्हीं के अनुसार शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षा को देखिए बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए, यानी बच्चे की जैसी आवश्यकता है उसी प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए और उनको फिर उस पाठ्यक्रम को उसी के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। आगे देखिए गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से, जैसे खेल के माध्यम से, परियोजनाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, समूह कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए बच्चों की जो सीखने का अनुभव है उसको रोचक और प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में देखिए शिक्षक को मार्गदर्शक और सहयोगी के रूप में भूमिका निभाना चाहिए और उसको बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को देखिए निर्देश देने के बजाय उन्हें मार्गदर्शन करने और स्वतंत्र रूप से सोचने की प्रेरणा दी जानी चाहिए, यानी बच्चों को केवल ऑर्डर नहीं दिया जाना चाहिए, डायरेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उनको मार्गदर्शक प्रदान किया जाना चाहिए और उनको स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा को देखिए बढ़ावा देना चाहिए, यानी बच्चे यदि किसी टीचर से सवाल पूछते हैं तो उनके सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। बच्चों को नई नई खोज करने, रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनको उस प्रकार के कार्य दिया जाना चाहिए जिससे बच्चे अपने रचनात्मकता का उपयोग करके उसको खुद से करके लाएं। उनको विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को बनवाना चाहिए जिससे बच्चे का बौद्धिक विकास बेहतर होगा। फिर देखिए समग्र विकास पर जोर। शिक्षा केवल एकेडमिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास को भी बढ़ावा देती है। इसमें देखा जाना चाहिए कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही बेहतर तरीके से नहीं प्रदान किया जाना चाहिए, बल्कि उनको सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक ज्ञान भी प्रदान किए जाने चाहिए। देखिए सकारात्मक और सहयोगी वातावरण भी बच्चों को प्रदान किया जाना चाहिए, यानी बच्चों को सीखने के लिए सुरक्षित, प्रेरणादायक और गैर आलोचनात्मक माहौल प्रदान किया जाए, यानी बच्चों का जो शैक्षिक वातावरण होना चाहिए वो सुरक्षित होना चाहिए और आलोचना मुक्त होना चाहिए। बच्चे यदि कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं तो उनको दंडित नहीं किया जाना चाहिए, उनको वहां पे क्लास में उनकी इंसल्ट नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उनको बेहतर प्रयास करने के लिए, दोबारा सुधार करने के लिए बताया जाना चाहिए। अब देखिए बाल केंद्रित शिक्षा के लाभ। बाल केंद्रित शिक्षा किस प्रकार से बेनिफिशियल। देखिए यह बच्चों को स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्भरता लाने में मदद करती है, यानी इसके द्वारा बच्चे अपनी रुचियों और कौशलों को पहचान कर उन्हें विकसित करने में सक्षम होते हैं। इससे देखिए बच्चों के अंतर्गत रचनात्मकता और नवाचार का विकास होता है। बच्चे अपनी सोच और दृष्टिकोण के साथ साथ समस्याओं को हल करने का अवसर प्राप्त करते हैं। इससे देखिए बच्चों को सीखने में सक्रिय भागीदारी होती है। बच्चे शिक्षा में अधिक रुचि और उत्साह के साथ भाग लेते हैं।
दीर्घकालिक सीखने की प्रवृत्ति उनमें विकसित होती है। देखिए, अनुभव आधारित शिक्षा बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान और वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में मदद करती है। इसके साथ साथ देखिए, समावेशिता और समानता को भी विकसित करती है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा हर बच्चे की जरूरतों का सम्मान करती है और उन्हें समान अवसर प्रदान करती है। तो इस प्रकार से ये इसके जो लाभ। अब देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा की चुनौतियां, यानी बाल केंद्रित शिक्षा के मार्ग में आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या है। देखिए, आपने हर टॉपिक में सबसे बड़ी चुनौती को देखा है क्या, शिक्षकों का प्रशिक्षण, यानी पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित शिक्षक नहीं मिल पाते। देखिए, शिक्षकों को बाल केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रशिक्षित करना आवश्यक है। ज्यादातर शिक्षक आपको ऐसे मिलेंगे जिनको पता ही नहीं होता है कि किस उम्र के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने उचित तरीके से प्रशिक्षण लिया ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा देखिए, संभव कार्यान्वयन, बड़े कक्षा समूहों में प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देना कठिन हो सकता है। देखिए, जब क्लास बड़ी होती है तो सभी बच्चों पे समान रूप से ध्यान टीचर नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से समस्या आती है। इसका क्या होना चाहिए उपाय, कि क्लास को छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए। पर्याप्त संसाधनों की कमी, देखिए, बच्चों की गतिविधियों और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उपकरण और सामग्री की कमी देखी जाती है। समाज की पारंपरिक सोच, देखिए, परंपरागत रटने पर आधारित शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना चुनौतीपूर्ण। देखिए, अपने समाज में पहले से एक परंपरागत प्रणाली चलती आई है कि टीचर बच्चों को रटाने पर ज्यादा जोर देते हैं और टीचर खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बल्कि किताब का सहारा लेते हैं। किताबों से देख देख के बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद पढ़ते हैं और बच्चों के अंदर भी यही आदत धीरे धीरे डाल देते हैं, जिससे बच्चे बड़े होने के बाद भी अपने से खुद से सोचने पढ़ने की क्षमता नहीं विकसित कर पाते। तो इस प्रकार की जो कमियां हैं अपने देश के शिक्षा व्यवस्था में देखी जाती है। अब देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा को सफल बनाने के क्या उपाय किए जाने चाहिए। सबसे पहले देखिए कि शिक्षकों को बाल केंद्रित दृष्टिकोण के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कक्षा को देखिए छोटे समूह में बच्चों के साथ बांटकर उनकी संख्या को कम किया जाना चाहिए। सीखने के लिए प्रौद्योगिकी और रचनात्मक उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसका भी उपयोग शिक्षा में किया जाना चाहिए। माता पिता को देखिए बच्चों के शैक्षिक विकास में शामिल किया जाना चाहिए, यानी उनके गार्जियन को भी उनके बच्चे से जोड़ के रखना चाहिए कि बच्चा क्या क्या कर रहा है, उसकी क्या गतिविधियां हैं। उसके सफलता विफलता में गार्जियन को हमेशा सूचित किया जाना चाहिए और गार्जियन को हमेशा विश्वास में रखना चाहिए कि बच्चे को बिना मतलब का अनायास उसके ऊपर दबाव न डालें। फिर देखिए, समावेशी और प्रोत्साहन आधारित वातावरण तैयार किया, यानी बच्चों को क्लास में समावेशी और प्रोत्साहन आधारित वातावरण टीचर के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जब सारे उपाय किए जाएंगे तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका निष्कर्ष, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का निष्कर्ष क्या निकल कर आता है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों को सीखने का आनंद लेने, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने और उनके समग्र विकास में मदद करती। कहने का मतलब हुआ कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बच्चों के ऊपर दबाव न देकर, उनके ऊपर बहुत ज्यादा भार न देकर, बल्कि उनको आनंद लेकर पढ़ने की बात करती है। बच्चों को कहा जाता है कि वह अपनी योग्यता रचनात्मकता का उपयोग करके चीजों को सीखे, न कि किसी दबाव में। यह दृष्टिकोण देखिए शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया से आगे ले जाकर जीवन कौशल और नैतिक मूल्यों के विकास की ओर प्रेरित करता है। ये कहता है कि केवल बच्चों को ज्यादा ज्ञान ही प्रदान करने पर जोर न दिया जाए, बल्कि उनके अंदर जीवन कौशल और नैतिक मूल्यों का भी विकास किया जाए। देखिए, इससे क्या होता है, देखिए समाज को शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग से इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता, यानी इसमें समाज और अभिभावकों का सहयोग होगा तो ये बहुत बेहतर हो सकता। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक
जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इसका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी था। तो मैंने इस क्लास में आप लोगों को इन सब चीजों का अध्ययन करवाया और पिछले कई क्लासों से मैं लगातार आपके सीटेट के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड क्लासों का आयोजन करता चला रहा हूं और ये जितने भी क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। इसी के उद्देश्य के लिए मैंने ये सब क्लासों को आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग इन सब क्लासेस का फायदा उठाते हैं या नहीं। तो आज की क्लास में मैं यहीं तक रखता हूं और आप लोगों ने इस क्लास को इतने देर तक अपने आप को बनाकर देखा, समझा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।